क्लास दिस इज़ रिया दीक्षित और आज हम जीएस का हमारा जो सेट नंबर है वो 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क कमेंट करने के लिए कहा था कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो हम सभी को पता है कि मनुष्य के हृदय में तो 4 कक्ष पाए जाते हैं, लेकिन यदि मेंढक की बात आती है तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। चलिए आज हम हमारा सेट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सेट 4 कर लिया है और एक सेट में मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराया है। तो ये सारे सेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप टोटल हमारे पास 50 सेट हैं तो ये 50 सेट भी आप कर लेते हैं तो आपका साइंस का पूरा सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाएगा। आपको आगे कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए हम सेट 5 स्टार्ट करते हैं और हमारा जो सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई खाली जगह है। एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में बिजली की इकाई एसआई पद्धति में बिजली की इकाई खाली जगह है। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कुछ इस तरह है, एम्पियर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से भी दर्शाया जाता है, जिसका संकेत कैपिटल ए होता है। आगे देखते हैं बी नंबर का ऑप्शन। तो बी नंबर का ऑप्शन जो है वो है कूलम। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है कूलम। सी नंबर का ऑप्शन है ओम और डी नंबर का ऑप्शन हम ले लेते हैं किलोग्राम। किलोग्राम। अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शंस एक एक करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बिजली की इकाई बताएं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल एक पद्धति है। इसके अंदर हमें क्या करना है, करंट का यूनिट बताना है। इकाई का मतलब यूनिट होता है। इकाई का मतलब यूनिट होता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है एम्पियर। तो ऑप्शन ए जो है ना ये हमारा यहाँ पे राइट है। अब आपको यहाँ से एम्पियर का संकेत भी याद रखना है कि एम्पियर का संकेत होता है कैपिटल ए। दूसरा देख लेते हैं कूलम। अगर करंट का, बिजली का एम्पियर है तो कूलम किसका है, तो कूलम जो है वो है आवेश का मात्रक। कूलम जो है वो है आवेश का मात्रक है। थर्ड देख लेते हैं, सी नंबर का ऑप्शन हमें दिया हुआ है ओम। सी नंबर का ऑप्शन जो है वो है ओम और ओम को ना कुछ इस तरह दर्शाया जाता है। ओम संकेत को कुछ इस तरह दर्शाया जाता है। ओम जो है ना ये प्रतिरोध का मात्रक है। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे स्मॉल आर नहीं आएगा, कैपिटल आर आएगा। और ओम का एक नियम भी है हमारे पास जिसे कहते हैं V = IR। इसे ओम का नियम कहा जाता है। यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि ओम का सूत्र बताएं। तो ओम का जो सूत्र होता है V = IR। और इसे मैं परिभाषित करूँ तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि किसी भी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा उसमें बहने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है और इसी को कहा जाता है ओम का नियम। ओम का संकेत कुछ इस प्रकार होता है और ओम जो है वो एक मात्रक है। किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है और प्रतिरोध को हम कैपिटल आर द्वारा दर्शाते हैं। डी नंबर के ऑप्शन की भी हम बात कर ले तो ये सभी को पता है कि किलोग्राम है, जिसे केजी से इंडिकेट किया जाता है, केजी से दर्शाया जाता है। और ये मात्रक किसका है, तो किलोग्राम जो मात्रक है ये है द्रव्यमान का। किलोग्राम जो मात्रक है द्रव्यमान का और इसे इंग्लिश में मास भी कहा जाता है। मास किसका यूनिट है, तो किलोग्राम का यूनिट है। अब चलिए हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेट 2 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेट 2 का सेकंड क्वेश्चन है, दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। दर्पण के मध्य भाग को यानी सेंटर पॉइंट को, दर्पण के मध्य भाग को
किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे दर्पण का स्ट्रक्चर ड्राइंग जो है वो बना के बता देती हूँ। तो ये हम एक लेते हैं, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक अवतल दर्पण, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना C, इसका सेंटर पॉइंट होता है C, जिसे वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे इसका जो पॉइंट आएगा ये इन्फिनिटी आएगा, जिसे अनंत बिंदु कहा जाता है। ये एक मैंने अवतल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण में जो सेंटर का पॉइंट होता है, जो मध्य का भाग होता है, उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे इन्फिनिटी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसे इन्फिनिटी, या फिर यदि मैं इसे हिंदी में कहूँ तो इसे अनंत कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे P आता है, पोल आता है, जिसे ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पे पोल आता है जिसे ध्रुव कहा जाता है, और यहीं पे F आता है जिसे फोकस कहा जाता है, जिसे फोकस कहा जाता है। तो आपको ये पूरा दर्पण का पिक्चर या फिर ड्राइंग देख के समझ में आ गया होगा कि दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसका मध्य भाग है, जिसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो इसमें ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा वक्रता केंद्र। इसका आंसर आएगा वक्रता केंद्र। यदि आपको कोई पूछता है कि दर्पण के जो लास्ट वाला बिंदु होता है ना, अंत वाला बिंदु, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है उसे अनंत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है। कोई भी पदार्थ गिरता है, कोई भी तत्व गिरता है, तो उसकी क्या विशेषता होती है। गिरते हुए पदार्थों की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है त्वरण, ऑप्शन सी दिया हुआ है चाल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। अब देखिए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। गिरते हुए पदार्थों की क्या विशेषता होती है। आप सब जानते हैं जी जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यदि मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ है तो उन सब के बीच में एक बल लगता है, उस बल को ही कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा देखते हैं त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर। और चाल क्या होता है, तो किसी भी राशि द्वारा, किसी भी पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए वेग में परिवर्तन की दर को, अब कोई भी पदार्थ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा। जब भी मैं उसको बहुत ऊंचाई से फेंकूंगी तो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सेंटर पॉइंट पे आएगा उसका वेग थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल नीचे आएगा तो उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी उस पदार्थ के वेग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। कहीं पे उसका वेग बहुत ज़्यादा रह रहा है और कहीं पे वेग बहुत कम रह रहा है। मतलब ये देख के हमें ये पता चल रहा है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो गया। और आपके एग्जाम में ना परिभाषा भी आता है कि वेग में परिवर्तन की दर को खाली जगह कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और चाल देखते हैं तो चाल क्या होता है, किसी भी पदार्थ द्वारा
कोई समय में कोई दूरी तय की गई है उसे चाल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम आज का 4th नंबर का क्वेश्चन। आज का 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताया था कि आपको पूछा जाता है जी का मात्रक बताएं या फिर जी की कीमत बताएं। तो इसकी कीमत है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यदि आपसे स्मॉल जी की वैल्यू पूछी जाती है तो वो आएगा 9.8, और यदि उसका मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यदि आपसे स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछा जाता है या फिर उसका मान पूछा जाता है तो आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है लिथियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लिथियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी में हम ले लेते हैं ओस्मियम। ऑप्शन डी ले लेते हैं ओस्मियम, जिसका जो संकेत होता है वो OS होता है। याद रखिएगा किसी भी तत्व का जो नाम होता है ना, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिया जाता है और दूसरा वाला हमेशा स्मॉल लेटर होता है। एक बार वापस क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। यहाँ पे आपको सबसे हल्का धातु पूछा है। कल के वीडियो में मैंने आपको सबसे हल्का तत्व कौन सा बताया था, हाइड्रोजन बताया था। यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। तो याद रखिएगा जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। लिथियम को आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कहा जाता है। अब सबसे हल्की ये है तो सबसे भारी कौन सी होगी, तो जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। तो आपको हल्का तो याद रखना है, साथ में भारी भी याद रखना है। आवर्त सारणी में जो सबसे हल्की धातु है उसका नाम है लिथियम, जिसका संकेत Li होता है, और जो सबसे भारी धातु है उसका नाम है ओस्मियम, जिसका संकेत OS होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सेल का सही EMF मापने वाला यंत्र कौन सा है। किसी सेल का सही EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का फुल फॉर्म यदि आपको पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी सेल का सही EMF मापने वाला यंत्र कौन सा है। मापने वाला यंत्र कौन सा है। यहाँ हमको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है एमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पोटेशियोमीटर, और ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं।
क्या बोला है, किसी भी सेल का सही ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म सभी को याद रखना है कि ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब पूछा है किसी भी सेल का सही ईएमएफ मापने वाला यंत्र का नाम, यहाँ पे आपको पूछा है। हमको किसी भी सेल का सही ईएमएफ मापना है तो वो सही ईएमएफ मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हमारा आंसर आएगा पोटेशियोमीटर। पोटेशियोमीटर जो है ये किसी भी सेल का सही ईएमएफ हमें बताता है। अब पोटेशियोमीटर की हमने बात कर ली, अब देख लेते हैं वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टमीटर हमें वोल्टेज माप के देता है, विभवांतर माप के देता है। यानी यदि आपको पूछा जाए कि विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है तो हमारा आंसर आएगा वोल्टमीटर। और यदि आपको विद्युत धारा पूछा जाता है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है एमीटर। विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है एमीटर। और विभवांतर आपको पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा वोल्टमीटर। और किसी भी सेल का सही ईएमएफ तो उसका आंसर आएगा पोटेशियोमीटर। एक और आता है विद्युत धारा में जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, जिसको कैपिटल जी से दर्शाया जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि धारा की उपस्थिति है या नहीं है। और विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है, अमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति कौन बताता है, तो गैल्वेनोमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। पहले समझते हैं कि नाभिकीय संलयन है क्या। नाभिकीय संलयन वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में दो हल्के तत्व मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब ही होता है जुड़ना, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। और विखंडन एक और आता है, नाभिकीय विखंडन। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना, अलग हो जाना, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। यानी नाभिकीय संलयन उस प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में दो हल्के तत्व मिलके एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं। अब ये जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है ना, ये होती किस में है, तो ये होती है हाइड्रोजन बम में। ये होती है हाइड्रोजन बम में, याद रखना है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, दो हल्के तत्व मिलके एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बम में। अब चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव किससे विकसित हुए हैं। विकसित हुए हैं। अब देखिए इसका भी हम सीधे आंसर देखते हैं। तो जो भी स्तनधारी जीव है ना, उनका विकास जो हुआ है वो सरीसृप जीव से हुआ है। सरीसृप जीव, सरीसृप जीव कौन से जीव होते हैं, जो सड़क से मतलब सिरक सिरक कर चलते हैं, ज़मीन पे सिरक सिरक कर चलते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सरीसृप जीव। यानी जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो किससे विकसित हुए हैं, उनका विकास किससे हुआ है, तो जितने भी सरीसृप जीव हैं ना, उनसे उनका विकास हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है, चम्र की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। चम्र के ऊपरी परत को क्या कहते हैं।
इसको भी हम सीधे आंसर से समझते हैं कि कोई भी चमड़ा आता है ना, कोई भी चमड़ा आता है उसकी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, तो हमारा यही राइट आंसर हो गया। चमड़े यानी कोई भी चमड़ा है तो उसका जो सबसे ऊपर का परत होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। आज का हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। आप ये पूरा सेट कर लेंगे ना तो आपके साइंस के क्वेश्चंस आधे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपका आधा सिलेबस तो ऐसे ही हो जाएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किससे कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछा है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछा हुआ है। आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गेहूं, ऑप्शन सी दिया हुआ है मांस, और ऑप्शन डी हम ले लेते हैं नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। वापस में एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बताएं। तो इसमें से देखिए कार्बोहाइड्रेट का जब भी आपको स्रोत पूछा जाता है ना तो आपका आंसर आपको फिक्स रखना है कि आपका आंसर आएगा चावल। चावल को कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन है खून के यानी रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की। रक्त के परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। तो रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण यानी पूरे हमारा पूरा शरीर है ना, उसमें रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। तो हम सभी को पता है कि रक्त का परिसंचरण जो होता है वो हार्ट यानी हृदय के द्वारा होता है। लेकिन रक्त के परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, तो उनका नाम था विलियम हार्वे। उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त के परिसंचरण के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हमने रक्त का परिसंचरण देख लिया, तो यहाँ से हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह को ही ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। रक्त समूह को इंग्लिश में ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आएगा कार्ले। इसका आंसर आएगा कार्ले लैंडस्टीनर। कार्ले लैंडस्टीनर ने हमें हमारे रक्त समूह के बारे में बताया था। रक्त समूह कितने होते हैं, तो रक्त समूह पहला होता है ए, फिर होता है बी, देन ए बी और आता है ओ। उसके बाद एक और नए रक्त समूह की खोज हुई थी जिसे कहा जाता है RH फैक्टर। एक और नया रक्त समूह खोजा गया था जो सबसे पहले रिजस बंदर में पाया गया था और इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर और उनके साथ एक और वैज्ञानिक जुड़ गए थे जिसका नाम था वीनर। यानी RH फैक्टर है ना, ये सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यानी हमारे पास टोटल ब्लड ग्रुप होगा A, B, AB, O और RH। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वग्राही कहा जाता है, जो किसी से भी रक्त ले सकता है। तो हमारा आंसर आएगा कि ब्लड ग्रुप जो AB है ना, उसे सर्वग्राही कहा जाता है। और यदि हम सर्वदाता की बात करें, जो किसी को भी रक्त दे सकता है लेकिन ले सिर्फ O से सकता है, तो उसे हम कहते हैं O। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही में आएगा AB। और कौन सा सर्वदाता है जो किसी को भी खून दे सकता है, तो उसका आंसर आएगा O। रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आंसर आएगा कार्ले लैंडस्टीनर। और यदि आपको पूछा जाता है कि रक्त के परिसंचरण के बारे में किसने बताया था, तो आंसर आएगा विलियम हार्वे। रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, तो हृदय के द्वारा होता है।
चलिए आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक बताएं। विद्युत का कुचालक। अब कुचालक होता क्या है? तो कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में से विद्युत धारा गुजरती नहीं है। कुचालक वैसे पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रसरित यानी गुजरती नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा है ग्रेफाइट। दूसरा कुचालक नहीं है, कुचालक नहीं है। ये नहीं वाला याद रखिएगा, यहाँ पूछा है नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट। सेकंड हम ले लेते हैं रबड़। सी ले लेते हैं हम कागज। और डी ले लेते हैं कांच। एक बार वापस क्वेश्चन में रीड करती हूँ। निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक नहीं है। कुचालक नहीं है दैट मीन्स क्या है? सुचालक है। कुचालक नहीं है उसका मतलब क्या है? सुचालक है। तो याद रखिए ग्रेफाइट जो है ना, ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का एक और अपर रूप है इम्पॉर्टेंट, हीरा। तो हीरा जो है ना ये विद्युत का कुचालक है। हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक है। लेकिन हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। ये जो ग्रेफाइट है ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। और हीरा की बात की जाए तो ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट हो गया। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है Na2311 यानी सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। अब यहाँ पे देखिए हमको सोडियम में सोडियम का परमाणु क्रमांक दे दिया गया है और परमाणु भार दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमको सोडियम का परमाणु क्रमांक दे दिया गया है और परमाणु भार दे दिया गया और आपसे पूछा क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें आपको पूछा गया है कि बताइए कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जीडी में फिक्स होते हैं, आते ही हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। आपको कोई भी एक तत्व दे दिया जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक दे दिया जाएगा, परमाणु भार दे दिया जाएगा यानी एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और एटॉमिक मास दे दिया जाएगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। यानी हम यहाँ माइनस करते हैं 23 माइनस 11। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12। यानी सिंपली आपको कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो बस इस नंबर को इस नंबर में से माइनस कर देना है तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। यदि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या पूछा होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो हमारा आंसर आता 11। हमारा आंसर आता 11। चलिए 13th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आगे। थर्टीन्थ नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? अशुद्ध रक्त कहाँ पाया
जाता है। ठीक है, देखिए अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस में हमको दिया, ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन ए में है शीरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है धमनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुर्दा यानी किडनी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फेफड़ा यानी लंग्स। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो अशुद्ध रक्त जो है ना वो शीरा में पाया जाता है। शीरा क्या करता है? शीरा जो है शरीर से रक्त कहाँ ले जाता है? हृदय की ओर। शीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त होता है शीरा, अशुद्ध रक्त को यानी इम्प्योर ब्लड को शीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शीरा शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी जो रक्त है वो शुद्ध होता है। अब धमनी, धमनी क्या करती है? इस जब यहाँ पे रक्त शुद्ध हो गया तो वो शुद्ध रक्त हृदय से किसको दे देती है? शरीर को दे देती है। यानी शीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शीरा का काम क्या होता है? शरीर से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त का वहन करना। अशुद्ध रक्त यानी CO2 रक्त का वहन करना। और जब हृदय क्या करता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर देता है, तो धमनी क्या करती है? O2 यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ पे लेके आती है? शरीर तक लेके आती है। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा शीरा। अब यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, यहाँ से आप हृदय नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण नहीं लिखेंगे। गुर्दा में जो है ना, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण जो है वो अच्छे से होता है। यानी एक छन्ना रहता है, छन्ने में जितनी भी अशुद्ध चीज़ें होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं और शुद्ध चीज़ें सारी बाहर चली जाती हैं। यानी गुर्दा जो है ना ये हमारे रक्त के शुद्धिकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। 14th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताएं। स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताएं। हमको यहाँ पे क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। तो मैंने आपको इसकी पहले सेट 3 या 4 में आपको मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया था और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया था। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जहाँ पे m जो है ये मास है, द्रव्यमान है, g जो है ये है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी, g जो है ये ग्रेविटी है, और h जो है वो हाइट यानी ऊंचाई है। यदि यहाँ पे आपको स्थितिज ऊर्जा ना देकर गतिज ऊर्जा दिया होता तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। चलिए 15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो आपका होमवर्क है। 15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो आपका होमवर्क है। 15th नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कोशिका का शक्ति, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति गुरु, कोशिका का शक्ति, आप शक्ति गुरु भी आपको याद रखना है और साथ ही साथ पावर हाउस भी याद रखना है। कोशिका का शक्ति गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है गोल्जी काय, ऑप्शन बी दिया है गोल्जी काय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केंद्रक, और ऑप्शन डी है हरित लवक। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हरित लवक।
इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कोई भी सेल होता है उसको पावर कहाँ से मिलता है, उसका जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में मैंने आपको दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी काय, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है हरित लवक। इसका आंसर जो भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर से मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप अपना 5 मिनट निकाल के भी ये सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो मैं जितना सेट कराऊंगी आपके सारे साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। आप सबको पता है जीडी का पेपर कैसे होता है, साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं। जीडी के पेपर में आर्मी जीडी की अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 30 मार्क्स। यदि आप सेट 50, अभी हम 5 पे पहुंचे हैं, टोटल हम 50 सेट कर लेंगे तो आपके साइंस के इन सब में से एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपका एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, यानी आपके 30 मार्क्स आपके पास होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देखिएगा और यदि आपको इसका आंसर आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद बताऊंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।